चलिए तो एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम एक इस तरह से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। इस बैटरी का ईएमएफ जो है ई दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट का एरिया दिया है सवाल में, प्लेट का लेंथ दिया हुआ है एल, ब्रेथ दिया हुआ है बी। इसका मतलब ये हुआ कि समझिएगा कि इस तरह का एक प्लेट है ऐसे, और ऐसे प्लेट है, ठीक है। ऐसे पैरेलल प्लेट्स है। लेंथ एल दिया है, ब्रेथ बी दिया है, ठीक है ना। इस तरह से लेंथ एल दिया है, ब्रेथ कितना दिया है बी। अब होता क्या है कि इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन भी सवाल में दिया हुआ है डी। अब होता क्या है कि इसको जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस पूरा का पूरा अरेंजमेंट को कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पानी के अंदर डिप करते हैं या एक लिक्विड के अंदर डिप करते हैं। ऐसे एक लिक्विड रखा हुआ है, ऐसे डुबोते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। ये हमारा एक लिक्विड है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया है सवाल में के। सवाल है कि फाइंड फर्स्ट सवाल है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। और दूसरा सवाल है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, ठीक है। और तीसरा सवाल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यू वर्सेस टी। क्यू वर्सेस टी का मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर वर्सेस टी, कि चार्ज जो है किस तरह से चेंजिंग होगा कैपेसिटर पे, उसके साथ ग्राफ बनाइए। तो चलिए सवाल सीखते हैं, बढ़िया से बनाते हैं, आराम से सीखिएगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। इस सारा चीज़ जो है किसी भी टाइम टी पे बनाना है, ठीक है। तो कोई भी टाइम टी पे क्या होगा अरेंजमेंट, आपको पहले से ही पता है कि कोई भी टाइम टी पे कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको हम नीचे ले जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद जो ये प्लेट है ऐसे, ये हमारा प्लेट है ऐसे, इसके बीच में इतना दूर पानी आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे पानी आ जाएगा। इस पानी का लेंथ भी जान सकते हैं कितना होगा। तो दिस पानी का लेंथ जो होगा एल इक्वल टू कितना होगा, तो कितना स्पीड से ये कैपेसिटर जा रहा था नीचे की तरफ भी से, तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भी इंटू टी। तो भी इंटू टी जो है लिक्विड इसके ऊपर डूब जाएगा, ठीक है ना। इतना पानी आ जाएगा कैपेसिटर में, इसके प्लेट के बीच में इतना पानी आ जाएगा भी इंटू टी। तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा कितना, डी माइनस भी इंटू टी, ए हो जाएगा। इतना दूर जो है एयर रहेगा या वैक्यूम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको के दिया हुआ है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको पहले से ही पता है 1 होता है। तो ऐसे लग रहा है कि दोनों जो है, ये वाला एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, दोनों कैसे है। ऑफ कोर्स ये जो है एक दूसरे से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ईएमएफ ई है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस, तो ये माइनस, ई प्लस, तो ये माइनस, ठीक है। तो ये सीरीज में लग रहा है ऐसे, सीरीज में ये जो है लग रहा है ऐसे कि एक कैपेसिटर है ऐसे और एक ऐसे सीरीज में लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, बैटरी के सहारे ईएमएफ ई है, ठीक है। दो ठो कैपेसिटर, सॉरी एक कैपेसिटर नहीं, दो कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ऊपर ऐसे जिसके बीच में मीडियम एयर भरा हुआ है, और एक कैपेसिटर जिसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, के है। तो सीरीज में आपको पहले से ही पता है कि जो सी इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, तो आपको पहले से ही पता है सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है। तो सी इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास C1 C2। C1 आप बोलिएगा C1 कितना होगा, तो यहाँ पर C1 लिखिए एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
ए इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 अपॉन डी, प्लेट के बीच का सेपरेशन, प्लेट के बीच का सेपरेशन है कितना, डी माइनस बी टी। उसी तरह C2 लिखिएगा कितना, एप्सिलॉन एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है अपॉन प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, बी इंटू टी, एल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, C1 C2 मैंने एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई डी माइनस बी टी अपॉन एप्सिलॉन इंटू, इसको गुना भी करना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन एल इंटू बी अपॉन बी टी इंटू के। ठीक है ना, अच्छी बात है। अपॉन कितना, तो अपॉन एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई डी माइनस बी टी प्लस एप्सिलॉन एल इंटू बी इंटू के बाई बी इंटू टी, ये आ गया मेरे पास। अब आपको कुछ करते हुए नजर आएगा यहाँ पे कि एप्सिलॉन एल इंटू बी, एप्सिलॉन एल इंटू बी कुछ एक स्टेप कट जाएगा, यहाँ पे एक एप्सिलॉन एल इंटू बी कट जाएगा, तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास कितना, एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई डी माइनस बी टी इंटू कितना, बी टी इंटू के बाई, यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, डी माइनस बी टी इंटू कितना, बी टी, तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा बी टी और यहाँ पर आएगा डी माइनस बी टी। ठीक है ना, यहाँ पे के इंटू के माइनस के इंटू बी टी, ये आएगा। यहाँ पे के है तो यहाँ पे डी माइनस बी टी इंटू के आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए वाला वाला कट गया और हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास कितना, एप्सिलॉन एल इंटू बी इंटू के बाई कितना, बाई वी टी प्लस डी माइनस बी टी इंटू कितना, के। तो एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई, और भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, बाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास वी टी है यहाँ पे, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, इतना ही यूज छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। या टी के साथ अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि के से डिवाइड कीजिए, तो के से डिवाइड कीजिएगा तो एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई वी टी बाई के और प्लस डी माइनस वी टी। तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई, इसमें वी टी कॉमन होगा तो वी टी कॉमन आएगा तो 1 बाई के माइनस 1 प्लस कितना, डी। ये आगे बार सी इक्विवेलेंट। पहला सवाल यही था, सी इक्विवेलेंट बताइए। चार्ज ऑन कैपेसिटर बताना है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बताना है तो ऑफकोर्स दूसरा सवाल है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है, तो सी इक्विवेलेंट हो गया एप्सिलॉन एल इंटू बी बाई वी टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के माइनस 1। ठीक है, और प्लस डी इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी कितना हो जाएगा, एम एफ ई हो जाएगा। टी हो गया प्लेट पे चार्ज। ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं, अगला है चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है। तो ये तो ग्राफ आसान है थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1/x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, 1/x का ग्राफ कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि 1/ax प्लस बी का ग्राफ बनाना है आपको, तो कैसा बनाइएगा। जैसे आपको ग्राफ बनाना है लेट्स 1/ax प्लस बी का ग्राफ, तो x का 1/x का ग्राफ कैसा होता है, तो 1/x का ग्राफ होता है ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसे। ठीक है, ये 1/x का ग्राफ होता है, जहाँ पे x इक्वल टू कितना होता है 0, ये 1/x का ग्राफ है। तो अगर आपसे हम पूछे कि 1/ax प्लस बी का ग्राफ कितना होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1/x जो है 0 के बराबर है, 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कि 1/ax प्लस बी का ग्राफ बनाना तो ये किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये माइनस बी बाई ए पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा ग्राफ जो है माइनस बी बाई ए पे शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए यहाँ पर हो गया ए लाइन, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। टी क्या है हमारा, टी है टाइम, टी क्या है हमारा टाइम। तो टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर इसका ग्राफ अगर चाहिए भी हमको, अगर चार्ज वर्सेस टी का,
तो चार्ज जो है, और यहाँ पर अगर इसको आप 0 के बराबर कीजिएगा, ए वाला टर्म को, तो ए वाला टर्म को आप 0 के बराबर कीजिएगा तो आपको पहले से ही पता है कि ई वाला टर्म तो इधर आएगा नहीं, इधर, ठीक है, इधर वाला तो टर्म आएगा नहीं, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ही ग्राफ बनेगा ऐसे, ई जो पोर्सन है वाला पॉजिटिव वाला, ए वाला ही खाली बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब टाइम 0 रहेगा तो बताइए टाइम 0 रहेगा तो कितना होगा, तो ऑफकोर्स चार्ज होगा कैपेसिटर पे एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी इंटू एम एफ ई अपॉन ई टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा डी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा 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 इस तरह से, ठीक है, ये था, ठीक है ना, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा, चेंज होगा चार्ज। आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर एक उसी तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सॉरी पैरेलल प्लेट बोल रहे हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यस, और यहाँ पर जो लिक्विड है उसको हम हॉरिजॉन्टली डिप कर रहे हैं, ऐसे सॉरी वर्टिकली, पीछे वाला में हॉरिजॉन्टली डिप कर रहे थे या वर्टिकली डिप कर रहे हैं। इसके वेलोसिटी जो है, प्लेट का लेंथ एल दिया है, ब्रेथ पी दिया है, और बीच के सेपरेशन सवाल में डी दिया है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है वो कांस्टेंट है, पूरा का पूरा प्लेट जो है, और ये पूरा का पूरा प्लेट जो है वो वैसे एक बैटरी के सहारे लगा हुआ है, जिसका ईएमएफ जो है सवाल में वो ई दिया हुआ है। बैटरी के ईएमएफ कितना दिया है, एक पूरा कांस्टेंट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको नीचे ले जा रहे हैं। यहाँ पर लिक्विड दिया हुआ है ऐसे पूरा, ठीक है, लिक्विड दिया हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया है, के दिया है। सवाल है कि किसी भी टाइम टी पे, पहला सवाल, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर बताओ, कैपेसिटेंस बताओ। दूसरा सवाल है चार्ज ऑन कैपेसिटेंस बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। और तीसरा सवाल है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यू वर्सेस टी, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बना, ये सवाल है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, पीछे जैसा ही है। चलिए, किसी भी टाइम टी पे क्या होगा, कोई भी टाइम टी पे क्या होगा कि सिचुएशन इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर है, कोई भी टाइम टी पे इतना दूर पानी आ जाएगा ऐसे, इसका थिकनेस भी आप जान सकते हैं, थिकनेस डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये भी जान सकते हैं, कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज v इंटू टी, ठीक है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, और यहाँ पे एयर है, और ये जो है ऐसे बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। अब आपको एक बात पता है कि इसका ईएमएफ ई, तो इसका 0, पोटेंशियल डिफरेंस ई आ गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों प्लेट जो है, ये दोनों प्लेट, ये दोनों जो पूरा का पूरा जो प्लेट है वो कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों कैपेसिटर, एक ए अब एक ए। इसका जो के है उसका वैल्यू 1 दिया है, इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर दिया है, तो ये दोनों जो कैपेसिटर है ऐसे ए वाला और ए वाला, वो ऐसा लग रहा है कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज अलग अलग है, प्लेट का एरिया अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बनाना चाहें, अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो आप इस तरह से बनाइएगा कि एक प्लेट है ऐसे, ठीक है, अब एक प्लेट है ऐसे, ठीक है, और उसको जो है एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया गया, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, ठीक है ना। इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया है, के, ठीक है ऐसे, और इसके बीच में जो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 1 है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, और ये दोनों जो कैपेसिटर है ऑफकोर्स कैसे लगे हुए हैं, ऑफकोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट C1, इसका कैपेसिटेंस बताइए, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। तो एक बात बताइए कि इसका अगर आपको एरिया लिखना है, इसका, इस प्लेट का, तो इस प्लेट का एरिया लिखना है ऐसे, इस प्लेट का, अगर आपको इस प्लेट का एरिया लिखना है, ध्यान से समझिएगा, तो आपको इस प्लेट का क्या चाहिए, आपको ये वाला एरिया लिखना है, वाला ग्रीन वाला शेडेड रीजन, इसका एरिया लिखना है। तो लेंथ चाहिए इंटू ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ तो आपको सवाल में दिया था B, लेंथ L और ब्रेथ B, देखिए लेंथ L और ब्रेथ B,
तो लेंथ ब्रेथ तो बी दिया, लेंथ कितना है, तो पूरा लेंथ था आपका एल, टी बच गया वी टी, तो एल माइनस वी टी, तो लेंथ हो गया एल माइनस वी टी, ठीक है, एल माइनस वी टी। अब ब्रेथ कितना है बी, तो इसका एरिया हो जाएगा एल माइनस वी टी, सॉरी यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा एल एप्सिलॉन नॉट लेंथ एल माइनस वी टी इंटू ब्रेथ, ब्रेथ बी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 अपॉन कितना डी, प्लेट के बीच का सेपरेशन डी दिया है, प्लस C2 होगा एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया, तो इसका एरिया देखिए, तो इसका एरिया चाहिए हमको, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो ये लेंथ है बी टी और ब्रेथ कितना है आपका बी, तो आपको बी इंटू वी टी हो जाएगा, बी इंटू वी टी अपॉन बीच के सेपरेशन डी। तो सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, कितना आ गया, ऑफकोर्स यहाँ पे पता चल गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट इंटू बी बाई डी कॉन्स्टेंट है, तो बन गया एल माइनस वी टी और प्लस कितना के, यहाँ पे गुना करना भूल गए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के इंटू बी वी टी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा सी इक्विवेलेंट कितना है, तो सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू यहाँ पे एल प्लस वी टी कॉन्स्टेंट है तो के माइनस 1, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, सी इक्विवेलेंट का आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया सी इक्विवेलेंट, ठीक है, सी इक्विवेलेंट। तो इस कैपेसिटर का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट बी बाई एल, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू एल प्लस वी टी इंटू के माइनस 1। अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज बताना है कि कोई भी टाइम टी पे प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, इस प्लेट पे कैपेसिटर पे चार्ज जो किस तरह से वेरी करेगा, तो ऑफकोर्स क्यू बराबर क्या लिखेगा, सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा बी, टोटल चार्ज, टोटल मिला कर, ठीक है ना, इस प्लेट पे, इस पे प्लस इस पे किस तरह से चार्ज वेरी करेगा, तो टोटल चार्ज हो गया क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा बी, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू एल प्लस वी टी माइनस 1, सॉरी वी टी इंटू के माइनस 1 इंटू कितना, इंटू ई एम एफ ई। तो इस तरह से कैपेसिटर पे चार्ज वेरी करेगा। अगर कोई कैपेसिटर पे चार्ज वेरिएशन जो है टाइम के साथ पूछते किस तरह से वेरी कर रहा है, तो बता देंगे कैसे वेरी करेगा। यहाँ पर हमारा प्लेट है और ये हमारा चार्ज हो गया कैपेसिटर पे क्यू, और एक टाइम हो गया। जब टाइम 0 रहेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, तो टाइम 0 रहेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज, और आपको दिख रहा होगा कि इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी का पावर 1 है, यहाँ पे क्यू का पावर 1 और यहाँ पे टी का पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो जब टी 0 रहेगा तो चार्ज जो है हमारा वो टी 0 रहेगा तो चार्ज रहेगा एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एल बाई कितना डी इंटू ई, इतना चार्ज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स चार्ज बढ़ेगा, वो भी लीनियरली स्ट्रेट लाइन के रूप में चार्ज बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा जो है, जो पूरा का पूरा लिक्विड में डिप हो जाएगा, मैंने डूब जाएगा पूरा का पूरा। कब ऐसा होगा, तो पूरा का पूरा कब डिप हो जाएगा, मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको, एल। कब ऐसा एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जब भी स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल बाई भी। तो टी इक्वल टू एल बाई भी समय में जो है ये कैपेसिटर विल कंप्लीटली बी फिल्ड, यानी पूरी तरह फिल हो जाएगा, ठीक है ना, या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू एल अपॉन भी पे क्या होगा कि उस समय कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे। तो टाइम एल बाई भी रखी, तो टाइम एल बाई भी रखेंगे तो यहाँ पे एल बाई भी से भी कट जाएगा, और एल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कि टाइम इस केस में चार्ज होगा कैपेसिटर पे एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू यहाँ भी एल और यहाँ भी कितना एल, तो एल इंटू के माइनस 1, तो एल कॉमन ले लेंगे, तो एल कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, के इंटू एल हो जाएगा इंटू ई एम एफ ई। तो इतना चार्ज जो है वो उस समय होगा, ठीक है, समझ गया ना, इतना चार्ज। उसके बाद और समय बढ़ाते जाइए, अब कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पूरी तरह बिल्कुल डीप हो जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे।
तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा सवाल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा कि सवाल है फाइन। जैसे इस तरह का 3 ठो प्लेट है हमारा, ऐसे 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 इस तरह का अरेंजमेंट है। और ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको x नाम दे दे रहे हैं, इसको नाम y दे दे रहे हैं। सवाल है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में C इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि इनकी प्लेट की एरिया दिया है सवाल में हर का a, इस प्लेट का एरिया सवाल में दिया हुआ है a, और प्लेट के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है d, ठीक है। ऐसे प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, d दिया। चलिए, तो इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, कोई बात नहीं बना देंगे। अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है जिसके बीच में, तो आप उसको एक बैटरी से कनेक्ट कीजिए, बैटरी से कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही इसको हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये जो x है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ए वाला भी प्लस हो जाएगा, तो ए वाला भी प्लस हो जाएगा। ए वाला जो प्लेट है वो माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो आपको दिख गया होगा कि एक कैपेसिटर जो है ए वाला बन जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ऐसे। तो इसके बीच में एनर्जी स्टोर रहेगा, तो एक वो कैपेसिटर ये होगा। प्लस से माइनस के बीच में, तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर रहेगा, तो एक कैपेसिटर ये होगा। माइनस और प्लस के बीच में एक एनर्जी, इसके बीच में भी रहेगा एनर्जी स्टोर, तो इसके बीच में भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर ही x है, तो ये भी x हो गया, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है ना। नहीं ये x नहीं, ये x हो गया, तो ये भी x हो गया, और ये y हो गया, ठीक है, क्योंकि y से साथ जुड़ा हुआ है। ये भी y, ये भी x, ठीक है, ये भी x, ये कितना हो गया y, तो ये भी कितना हो गया y। तो एक काम कीजिए, x और y के बीच में आपको कैपेसिटेंस चाहिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप x और यहाँ पे लिख लीजिए आप y, ठीक है। पहले देखिए x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y और x के बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y और x के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, y और x के बीच में, x या y के बीच में एक कैपेसिटर लगाइए, ऐसे लगा दिए, ठीक है ना, ऐसे लगा दिए। फिर x और y के बीच में, फिर x और y के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर x y के बीच में लगा दिए ऐसे कैपेसिटर, ठीक है। फिर आपका y और x के बीच में कैपेसिटर है, तो यहाँ पर एक और लगा दिए ऐसे कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लगा दिए। तो आपका 3 कैपेसिटर है, आपको लगा दिए ऐसे। इसका भी कैपेसिटेंस वही C होगा, इसका भी C, प्लेट का एरिया वही दिया है, प्लेट के बीच का सेपरेशन भी वही है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आपको दिख गया होगा, तीनों प्लेट जो है वो पैरेलल में लगा हुआ, तो डायरेक्टली C1 + C2 + C3, यानी डायरेक्टली 3C हो गया। 3C माने 3 F0 A कितना हो गया D, ठीक है ना। ऐसे अगर यही प्लेट के बीच में अगर जो है हम अगर ऐसे बोल देते हैं कि अगर इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है फील्ड करती है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि एक कैपेसिटर ये होता, ठीक है, एक कैपेसिटर, ठीक है ना, एक कैपेसिटर ये होता, फिर एक कैपेसिटर और होता है ऐसे उनके बीच में ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं ऐसे एक कैपेसिटर ऐसे होता, फिर एक कैपेसिटर ऐसे होता x और y के बीच में, इसके बीच में एक मीडियम फील्ड रहता, और एक कैपेसिटर ऐसे होता है, इसके बीच में भी एक मीडियम फील्ड रहता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ये C अभी C, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो जाता, तो C और C 2C, लेकिन यहाँ पर C डैश लिखना पड़ता क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C डैश है। तो C इक्विवेलेंट बराबर 2, C की जगह पे F0 A/D और प्लस C डैश की जगह पे F0 A × K/D, यहाँ पे K कांस्टेंट है। तो यहाँ पे F0 A/D कॉमन ले लेते हैं, A/D कॉमन, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 2 + K हो जाता है, ठीक है ना। तो
इस तरह से हम सवाल दे सकते हैं। जैसे एक सवाल है, आप इसको होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर ऐसे, ऐसे है, ठीक है। हमारा ऐसे सवाल है हमारा कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं, देखिएगा। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक y एक्सिस है और यहाँ पर एक x एक्सिस है। और यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे प्लेट, लेंथ दिया है L, ब्रेथ दिया है B। लेंथ दिया हुआ है L और ब्रेथ कितना दिया है B, ठीक है, बढ़िया बात है। अब होता क्या है कि ये हमारा कैपेसिटर है, लेंथ L दिया है, ब्रेथ B दिया है, इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ऐसे। और इन प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है सवाल में दिया हुआ है, D दिया है, ठीक है ना। ऐसे ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, और इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे हम x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है। बाय दिस इक्वेशन k इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b, a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड x इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस है। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे k क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट, इसका सी इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। एक बात बताइए कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, लगातार जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे x बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सी इक्विवेलेंट बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्योंकि k बढ़ेगा तो ऑफकोर्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, क्योंकि k कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि k कांस्टेंट नहीं है उसको निकालने के लिए, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे समझिएगा। जैसे ये हमारा प्लेट है, ऐसे, जैसे इस तरह का प्लेट है, ऐसे, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं कि ये हमारा ऐसे इस तरह का प्लेट हो गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाएंगे और ऐसे कट लगाएंगे। ऐसे क्या लगाएंगे, ऐसे कट, ठीक है। ऐसे एक कट लगाने से काम नहीं बनेगा तो एक और कट लगाएंगे, ऐसे। एक और कट लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब जो कट हम लगाए हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे, ये ऐसे कट लगाए हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका ब्रेथ दिया है सवाल में b और लेंथ दिया हुआ है l और थिकनेस दिया है कितना। तो यहाँ से हम x डिस्टेंस दूर आए हैं। यहाँ पर हमारा ओरिजिन था, आपको पहले से ही पता है, 0,0। ये हमारा y एक्सिस था, ये था हमारा y एक्सिस, और ये हमारा क्या था, x एक्सिस था, ठीक है। तो इसका थिकनेस जो यहाँ से x डिस्टेंस दूर आगे हम एक छोटा सा थिकनेस कट किए ऐसे, जिसका थिकनेस कितना दिया है, dx। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आप सेम मान सकते हैं। क्यों, यहाँ पर सेम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि थिकनेस बहुत ही क्या है, छोटा है।
तो यहाँ पे हर जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप सेम मान सकते हैं, इसलिए ही हम छोटा सा थिकनेस का कट किए हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे होगा कितना, तो ऑफकोर्स एक्स डिस्टेंस दूर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखना चाहें तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा डी सी बराबर क्या होगा, ऑफकोर्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए कितना लिखेंगे, ऑफकोर्स इसका एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया होगा यहाँ पे ब्रेथ है बी और लेंथ है एल, तो एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी, ठीक है बी, ठीक है ना आपका, ठीक है यहाँ पे सही है। अपॉन कितना डी, डी कितना है, तो ऑफकोर्स डी है हमारा डी एक्स, ठीक है डिस्टेंस डी एक्स, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। एक प्लेट का एरिया हम लिख दिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लेंथ नहीं लिखना पड़ेगा, वो सॉरी एरिया गलत लिख दिए हमको। एरिया कौन सा मतलब है यहाँ पर, एरिया जो है हमको ए वाला से मतलब है, ए वाला से, सॉरी ये थोड़ी ना पैरेलल प्लेट है, ए वाला थोड़ी ना है हमारा, पैरेलल प्लेट ए वाला है, ए वाला और ए वाला नीचे वाला जो वाइट से आपको सेड किए हैं। तो ब्रेथ है इसका बी और लेंथ कितना है डी एक्स, तो बी इंटू डी एक्स, सॉरी बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया ये, उस पर प्लस चार्ज ऊपर और माइनस चार्ज इससे नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की तरफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इसके छोटे से कैपेसिटेंस लिख दिए हम एप्सिलॉन और बी इंटू डी एक्स बाई कितना, बाई डिस्टेंस। इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑफकोर्स डी है, सॉरी डी एक्स लिख दिए थे। इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस है ए वाला प्लेट और ए वाला प्लेट जो अभी ब्लू कलर से सेट किए, उनके प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है डी। और इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरा हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर के से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी अपॉन बीच के डिस्टेंस कितना दिया है डी। तो इस छोटे से इसका कैपेसिटेंस लिख लिए, जो पैरेलल प्लेट बना है हमारे पास हो गया। हमको तो पूरा कैपेसिटेंस लिखना है, पूरा कैपेसिटेंस लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे छोटा छोटा पतला पतला ऐसे क्या कीजिएगा, ऐसे कट कीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पतला पतला ऐसे क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे कट कीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पतला पतला कट कीजिएगा और इसका छोटा छोटा कैपेसिटेंस लिखिएगा। ऑफकोर्स इसका भी डीसी होगा, उसी तरह यहाँ पे भी कट कीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पतला पतला यहाँ पे कट कीजिएगा और सबको ऐसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इसका भी कैपेसिटेंस इसे। लेकिन एक बात बताइए कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में कि सीरीज में कैसे जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए कि सारा का सारा जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी माइनस, तो ए वाला प्लेट प्लस पे है, ए वाला प्लेट माइनस पे है। तो सारा का सारा प्लेट जो है पैरेलल में लगा हुआ है। अब पैरेलल में आपको सी वेट निकालना, कैसे निकालते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस करते करते सो ऑन। तो सी इक्विवेलेंट बराबर C1 है DC प्लस DC प्लस DC प्लस DC, सबका कैपेसिटेंस, इसका भी DC, इसका भी DC, इसका भी DC, सबको DC DC जोड़ते जाएंगे। इसको जोड़ने का तरीका ही होता है हमारा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ DC। तो सी इक्विवेलेंट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DC, DC कितना है, तो आप लोग बोलिएगा, देखिए DC निकालें एप्सिलॉन नॉट B इंटू डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना D। एक काम कीजिए, ई विड्थ जो है B उसको आप कैपिटल B लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं क्या है, यहाँ पे B है कांस्टेंट है, तो अलग हो जाएगा, फिर B लिख दीजिए, अलग चीज़ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट B इंटू डी एक्स अपॉन D इंटू इंटीग्रेशन इंटू ए एक्स प्लस बी, गुना कीजिए। तो सी इक्विवेलेंट बराबर, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से लेकर L तक, क्योंकि वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है x है, तो गुना कीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा यहाँ पे कुछ, x है, यहाँ पे कांस्टेंट है कुछ बाहर आएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट B बाई डी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना, यहाँ पे बन जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक। तो सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट B बाई
डी इंटू इसका होगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी इंटू एक्स, 0 से लेके एल तक। तो आपको पहले से ही पता है सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू ए एल स्क्वायर बाई 2, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू एल, 0 डालेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे पास कैपेसिटेंस। चलिए इसी तरह का एक और सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स कैसे लगता है। यहाँ पर एक इस तरह का एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और वही बात है यहाँ पर भी हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लेट के बीच का सेपरेशन डी दिया है, लेंथ एल दिया है, ब्रेथ भी दिया है, और यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक है वो ऐसे वेरिएबल है, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है भरा हुआ, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो है ऐसे वेरी कर रहा है, एक्स के नहीं वाई के लॉन्ग वेरी कर रहा है। तो डाई इलेक्ट्रिक एट एनी पोजिशन वाई इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है कि ई इंटू ई का पावर ए वाई। ठीक है, ई का पावर ए वाई, यहाँ पे के नोड इंटू ई का पावर ए वाई, ऐसे, वेयर ए एंड के नोड आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे प्लेट के बीच का सेपरेशन दे दिया है। सवाल है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर। ठीक है, सी इक्विवेलेंट फॉर दिस कैपेसिटर, समझ गए ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। हमको इस प्लेट का सी इक्विवेलेंट निकालिए, इस कैपेसिटर का बता देंगे, सब बताएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाई के अलोंग वेरी कर रहा है। वाई के अलोंग कैसे वेरी कर रहा है, देखिए कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू के नोट इंटू ई के पावर ए वाई। जैसे जैसे वाई बढ़ेगा तो ई का पावर ए वाई बढ़ेगा, ई का पावर ए वाई बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो सी भी क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सी इक्विवेलेंट माने सी बढ़ते जा रहा है, और सी बढ़ते जा रहा है तो डायरेक्टली जो है इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए एक तरीका है, और तरीका क्या है कि वही इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा प्लेट है, ऐसे ऐसे प्लेट है, ऐसे प्लेट है, ऐसे। हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब हमको नीचे से वाई एक्सिस, वाई में डिस्टेंस ऊपर जाके एक कट लगाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ से। तो यहाँ से जो है वाई हाइट ऊपर जाएंगे ऐसे, और ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, ऐसे। एक कट लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको पहले से ही पता है, एक और कट लगाएंगे ऐसे, छोटा सा थिकनेस डी वाई का। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे छोटा सा थिकनेस डी वाई का। तो ऑफ कोर्स ए वाला जो थिकनेस है वो कितना है मेरा, ए वाला जो थिकनेस है ऑफ कोर्स कितना है, डी वाई है। ठीक है, ए वाला ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर एक ऊपर प्लेट है, एक क्या है, नीचे प्लेट है। ठीक है ना, एक ऊपर प्लेट है, एक क्या है, नीचे प्लेट है, ऐसे। एक ऊपर प्लेट है, एक नीचे प्लेट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जो दीवाई थिकनेस का कट किए हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप मान सकते हैं कि के नोट इंटू ई का पावर कितना है, ए वाई है, वाई डिस्टेंस ऊपर है, क्योंकि इतना ही पतला सा थिकनेस हम कट किए हैं। जो डिवाई है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एलिमेंटल है। इतना छोटा है कि आप के को हर जगह पे सेम मान सकते हैं, इस वाले प्लेट पे, इस वाले प्लेट पे, हर जगह पे सेम मान सकते हैं। इसके हर एक थिकनेस, हर एक पॉइंट पे सेम मान सकते हैं, इतना है। तो इसका छोटा सा कैपेसिटेंस होगा, आपको ऑफकोर्स डीसी होगा। क्या डीसी लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा डीसी, ये डीसी होगा मेरे पास, देखिएगा ये डीसी होगा मेरे पास। क्या फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट
इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के नोट इंटू ई के पावर ए वाई, ठीक है, इंटू प्लेट का एरिया। प्लेट का एरिया क्या होगा, तो प्लेट का एरिया देखिए क्या होगा, इसका लेंथ है एल और ब्रेथ कितना है कोस बी, तो प्लेट का एरिया एल इंटू बी ही होगा, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ए वाला प्लेट है, ए वाला प्लेट का एरिया ऊपर वाला प्लेट है, ठीक है ना, ए वाला, तो प्लेट का एरिया कितना है, लेंथ है एल और ब्रेथ कितना है बी, नीचे वाला भी वही प्लेट का लेंथ है एल और ब्रेथ है कितना बी, तो जो ऊपर वाला एरिया होगा वही नीचे वाला एरिया होगा, हर जगह पे कोसेंट्रिक प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, कोसेंट्रिक बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट्स है, अपॉन डी कितना है, तो ऑफकोर्स डी है इन दोनों प्लेट के बीच का थिकनेस, एक अपने आप में एक ऊपर वाला एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तो इसके बीच का सेपरेशन कितना है, डी वाई है, तो यहाँ पे सेपरेशन कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स कितना हो जाएगा, डी वाई, ठीक है ना, डी सी आ गया। अब ध्यान से देखिए कि डी सी आ गया मेरे पास, तो आपको तो पूरा अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही पतला पतला ऐसे पतला पतला स्ट्रिप कट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जोड़ना पड़ेगा, इसका भी कैपेसिटेंस डी सी होगा। अब आपको दिख गया होगा कि जितने भी ऐसे पतला पतला स्ट्रिप्स कट होंगे, ऐसे पतला पतला जितने भी पतला पतला स्ट्रिप कट्स होंगे ऐसे, वो सारे के सारे जो हैं किस में होंगे, ऑफकोर्स पैरेलल में होंगे, सॉरी सीरीज में होंगे, और सीरीज में होंगे तो आपको फॉर्मूला पता है 1/c इक्विवेलेंट का, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस करते करते सोन, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/dc प्लस 1/dc प्लस 1/dc प्लस करते करते सोन। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, तो ऑफकोर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। आपको c इक्विवेलेंट निकालना है, तो c इक्विवेलेंट निकालना है तो ऑफकोर्स क्या होगा, c इक्विवेलेंट निकालना है, तो अभी तो नहीं निकल पाएगा, आपको 1/dc को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको उल्टा नहीं कर सकते। तो कैसे 1/dc निकालेंगे, तो ऑफकोर्स निकाल देंगे, बढ़िया से समझिएगा, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/dc, dc कितना है, dc है आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू के नोट इंटू ई का पावर ए वाई इंटू एल इंटू बी अपॉन कितना डी वाई। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ऑफकोर्स वाई है, तो वेरिएबल वाई है, तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑफकोर्स पहले वाई का वैल्यू 0 होगा, फिर वाई का वैल्यू कितना होगा, डी के बराबर होगा, क्योंकि इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी, तो 0 से लेके इसको डी तक आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर डी वाई चल जाएगा ऊपर बाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी कॉन्स्टेंट है इंटू के नोट, ये सब कांस्टेंट है, ई का पावर कितना हो जाएगा माइनस ए वाई, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। अब आपको तो सी इक्विवेलेंट निकालना है, और वो भी इंटीग्रेशन छूट गया 0 से लेके डी तक, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर माइनस ए वाई का, तो वही होता है ई का पावर माइनस ए वाई बाई, खाली वाई के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं तो माइनस ए से डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी इंटू कितना के नोट, इंटीग्रेट कीजिए इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डी तक, तो यहाँ पर मेरे पास 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा, अपर लिमिट डालिए तो ई का पावर माइनस ए इंटू डी माइनस ई के पावर माइनस 0, अपर लोअर लिमिट डालिएगा तो बाई माइनस ए इंटू एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी इंटू के नोट, तो ई का पावर 0 1 होता है, तो एक काम कीजिए ई ए जो है इसको पहले दे दीजिए, तो यहाँ पर 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस ई का पावर माइनस ए डी, ठीक है, बाई एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू बी इंटू कितना के नोट, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, उल्टा कीजिए तो ए एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी इंटू के नोट बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस ए इंटू डी, ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वेरिएबल भी हो तो हम इस तरह से जो है आराम से सी इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो हेड ही लगाइए, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या है बढ़िया समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इस तरह का एक हमारा
कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इस पे चार्ज है प्लस और इस पे चार्ज है माइनस, ठीक है। इस पे चार्ज है प्लस और इस पे चार्ज है क्या, माइनस। एरिया हमारा ए दिया है या लेंथ एल लिख सकते हैं और ब्रेथ भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लेट है एक तरह का और प्लेट के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया है डी। अब समझिए कि यहाँ पे कि अगर यहाँ पर अगर देखा जाए और इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक है, इसे ऐसे बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीटली इंसर्टेड है, कंप्लीटली इंसर्टेड, ऐसे कंप्लीटली इंसर्टेड है ऐसे, ठीक है, पूरी तरफ फिल्ड है, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है माइनस और यहाँ पे चार्ज होता है इंड्यूस्ड प्लस, आपको पहले से ही पता है। तो ये प्लेट जो है प्लस प्लेट, ये माइनस को अपने तरफ ऐसे खींचेगा, ये प्लस को ऐसे खींचेगा, इसको 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 ऐसे खींचेगा ऊपर, इसको नीचे खींचेगा। तो जितना ऊपर खींच रहा है उतना ही नीचे खींच रहा है, जितना ऊपर प्लस फोर्स लग रहा है उतना ही माइनस फोर्स लग रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि नेट फोर्स कितना है, तो ऑफकोर्स नेट फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक पे कितना है, 0, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक जो है वो कम्प्लीटली इंसर्टेड हो, ठीक है ना, किसके बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ dielectric medium is completely inserted between plates, then resultant force on the dielectric will be 0, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक पे कितना होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। कब, जब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है कम्प्लीटली इंसर्टेड हो बढ़िया तरीके से, तो ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर पूरी तरह इंसर्टेड नहीं हो, ठीक है ना, तब क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया समझिए। अब यहाँ पर हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये हमारा पैरेलल प्लेट है ऐसे, और डाइलेक्ट्रिक जो है पूरी तरह इंसर्टेड नहीं है, इतना ही इंसर्टेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे अभी इतना ही इंसर्टेड है, पूरी तरह से इंसर्टेड नहीं है, ठीक है ना। इतना ही रीजन जो है क्या है, इंसर्टेड है ऐसे, इतना ही रीजन जो है इंसर्टेड है, ठीक है ना, ऐसे। तो आपको पहले से ही पता है कि इस वाले प्लेट पे चार्ज आता है प्लस और इस वाले प्लेट पे चार्ज आता है माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ पे प्लस। चलिए, अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो आपको पहले से ही पता है कि इस डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेज इंड्यूस होते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस, ठीक है, ऐसे प्लस। अब आपको क्या लग रहा है कि इतना दूर जो है, इतना दूर, ये माइनस को इधर खींचेगा ऐसे, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, प्लस को इधर खींचेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपने तरफ ऐसे खींचेगा। तो इसके कारण जो वर्टिकल में है, जितना ऊपर खींच रहा है उतना ही नीचे खींच रहा है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये प्लस चार्ज जो है माइनस को अपने तरफ ऐसे खींचेगा, ए वाला इसको ऐसे खींचेगा, ए वाला इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, समझ में आया ना, इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, क्योंकि ए प्लस जो है ये माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और इस वाले डाइलेक्ट्रिक पे भी रिजल्टेंट फोर्स कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे।
तो ध्यान से देखिए कि अगर हम इनका दो को कंपोनेंट लें तो एक आएगा फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में, एक आएगा फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में, और इसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकल में, और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकल में। ये वर्टिकल वाला तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो नेट फोर्स है हर पॉइंट पे, वो क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स आ गया इधर की तरफ, नेट फोर्स किधर आ गया, इधर। मतलब जैसे ही हम इसको डाइलेक्ट्रिक को ऐसे इंसर्ट करेंगे तो इस पर नेट फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ये जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा, अट्रैक्ट, इसको डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यही फोर्स हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी तरह इंसर्टेड नहीं हो तो उस केस में फोर्स होता है और उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, समझ गया ना। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो चलते चलते मान लीजिए इसको खींचते गया, और अगर पूरी तरह कंप्लीटली इंसर्टेड हो जाएगा तो आपको पहले से ही पता है नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कुछ समय के बाद जो है डाइलेक्ट्रिक इधर आ गया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक ऐसे आ गया इधर, डाइलेक्ट्रिक ऐसे आ गया इधर। तो आपको से पहले से ही पता है कि डाइलेक्ट्रिक जब इधर आ जाएगा तो इधर वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये वाला प्लेट जो इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर हॉरिजॉन्टल में, अब एक कंपोनेंट आएगा इससे वर्टिकल में। उस तरह एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में। वर्टिकल वाला तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ, जो इसको फिर से इधर लाना चाहेगा। जा रहा है इधर, लेकिन फोर्स लग गया इधर और फिर से इसको इधर लाना चाहेगा। ऑफकोर्स दिस फोर्स इज ऑफकोर्स कैसा नेचर होगा, स्ट्रैटिक। तो हमेशा जो है ये जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं वो हमेशा डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वही होगा हमारा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो है कम्प्लीटली इंसर्टेड होगा किसके बीच में, कम्प्लीटली इंसर्टेड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देन इन दैट केस नेट फोर्स ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी 0। बट पूरी तरह अगर इंसर्टेड नहीं है, थोड़ा मोड़ा इंसर्टेड है या आधा इंसर्टेड है, मतलब पूरी तरह इंसर्टेड नहीं है, थोड़ा मोड़ा भी इंसर्टेड है, बचा हुआ है इंसर्ट होने में, तो उस पर नेट फोर्स लगेगा, वो भी ऑफकोर्स नेट फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, चलिए अब ये नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है ना, ये नेट फोर्स हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिएगा पहले कि हमारा ऐसे पैरेलल प्लेट है और इसको जो है हम ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका ईएमएफ जो है वो ई दिया है। बैटरी का ईएमएफ कितना दिया, ई। अब प्लेट पे जो चार्ज है कांस्टेंट है, प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है, सॉरी। बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट है और यहाँ पे ईएमएफ ई और यहाँ का ईएमएफ कितना है, 0। ये हमारा ऐसे प्लेट है, काम करते हैं इस वाले कलर से बनाते हैं। ये वाला ऐसे, ठीक है। और एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो इसके बीच में इंसर्ट करते हैं ऐसे। इसका लेंथ दिया हुआ है L, अब ब्रेथ दिया हुआ है हमारा B, और हम क्या करते हैं कि इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे इंसर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे, ओहो, ऐसे। ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो ऐसे हम क्या किए, ऐसे इंसर्ट किए, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो ऐसे हम क्या किए, इंसर्ट किए। और ये जो इंसर्शन लेंथ है, मैंने इंसर्शन लेंथ है, मैंने जितना इंसर्ट किए हैं उसका लेंथ सवाल में दिया हुआ है, वो x है। कितना है, x ही इंसर्ट किए हैं, बचा हुआ कितना है लेंथ, L माइनस एक्स। और बताइए B और प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है D दिया हुआ है।
सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये पहले बताइए, तो आराम से बताइएगा कैपेसिटेंस कितना होगा। सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, तो ए वाला प्लेट और ए वाला प्लेट पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ए प्लस ए माइनस, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, तो सी इक्विवेलेंट बराबर C1। बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है इसका, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू ए, एरिया होगा कितना B इंटू L माइनस एक्स इंटू बी, लेंथ है L माइनस एक्स और ब्रेथ है B। इस वाले प्लेट का एरिया देखिए ग्रीन कलर से सेट करते हैं, उसका एरिया बताना है आपको। तो ये जो ग्रीन कलर से सेट किए हैं उसका एरिया कितना होगा, तो लेंथ है L माइनस एक्स और ब्रेथ कितना है B, तो L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है D प्लस, यहाँ पे बताइए एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो एरिया होगा x इंटू ब्रेथ है B इंटू B हो गया, x हो गया ई वाला, इसको हम क्या करते हैं कि ए वाला ऐसे ब्लू कलर से सेट करते, देखिए ए वाला एरिया, तो इसका लेंथ हो गया x और ब्रेथ हो गया कितना B, तो B इंटू एक्स अपॉन प्लेट के बीच का सेपरेशन अगेन कितना है, अगेन प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। तो यहाँ पर हो गया सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट B बाई डी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर बच जाएगा L माइनस एक्स प्लस L माइनस एक्स प्लस कितना KX, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू L प्लस एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा K माइनस 1, ये आ गया मेरे पास सी इक्विवेलेंट इसका, इस कैपेसिटर का, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1 आ गया। और आपको पहले से ही पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स किधर होगा, तो ध्यान से देखिए कि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, उसी तरह इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर प्लस चार्ज है इस डाइलेक्ट्रिक पे, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स इधर आएगा, ठीक है, नेट फोर्स इधर, ठीक है ना, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो पहले बताइए कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ये बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है Q²/2C, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2C इंटू E² होता है, CB², ये वाला यूज़ कीजिए। तो 1/2C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1 इंटू E², EMF, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया ना। अच्छा, अभी हमको फोर्स निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा, तो बताइए जिस फोर्स से खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है, आप बोलिएगा कि जिस फोर्स से खींच रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स, ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका हम कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका हम निकालना जानते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता था माइनस DU/dx, माइनस DU/dx, ये कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, माइनस DU/dx। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता था और उसका हम फॉर्मूला जानते हैं कितना, माइनस DU/dx। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिखेंगे सिंपली DU/dx लिखेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू B अपॉन D इंटू L का 0 प्लस x का 1 हो जाएगा, तो K माइनस 1 इंटू कितना E², ठीक है, इंटू E²। तो यहाँ पर हमारे पास इस फोर्स का फॉर्मूला आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स या वही अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट B बाई 2D इंटू K माइनस 1 इंटू E², ये हो गया। और यही फोर्स से जो है वो क्या करेगा, प्लेट को अपने तरफ क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कौन, ये प्लेट, पैरेलल प्लेट जो है वो कैपेसिटर को अपने तरफ, डाइलेक्ट्रिक को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स आया है एप्सिलॉन नॉट B बाई 2D इंटू K माइनस 1 इंटू E², आपको ये रिमेंबर करना है। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स आया है कांस्टेंट आया है। कैसा आया है, कांस्टेंट आया, इसलिए आपको ये रिमेंबर कर लेना है, ठीक है ना। बढ़िया से बढ़िया सवाल इससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि इन प्लेट पे ये पहला केस था कि जिसमें प्लेट जो कैपेसिटर जो है उसको एक बैटरी से हम कनेक्ट किए थे। अब एक ऐसा केस होगा जिसमें बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कैपेसिटर पे चार्ज रहेगा। तो चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो
दूसरा है हमारा कि एक प्लेट है हमारा ऐसे, और यहाँ पर इस प्लेट पे टोटल चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है हमारा Q, प्लस में, इस पे माइनस में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके बीच में इंसर्टेड है ऐसे, डाइलेक्ट्रिक ऐसे, और ऐसे पूरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे पूरा। ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है। कितना डिस्टेंस पे इंसर्टेड है? एक्स डिस्टेंस इंसर्टेड है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब प्लेट के बीच का सेपरेशन सवाल में दिया हुआ है D। अब ध्यान से देखिए कि प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है, बल्कि इसको बैटरी से हम कनेक्ट नहीं किए हैं। प्लेट पे चार्ज है, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अभी भी जो है वो कैसे हुए, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो ऑफकोर्स सी इक्विवेलेंट होगा कितना, कि बच गया लेंथ L माइनस एक्स, और ब्रेथ कितना है? ऑफकोर्स B है। तो अगर अभी भी हम इसका सी इक्विवेलेंट निकालें तो अभी भी दोनों पैरेलल में है, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम नहीं है। इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, एरिया अलग अलग है। इस पर कुछ चार्ज और अलग है, इस पर चार्ज अलग है। बताए थे ना कि चार्ज का जो रेशियो होता है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, चार्ज पर यूनिट एरिया का रेशियो, वो K1 बाई K2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंड करेगा उसके K1 और K2 पे, ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट कितना है? सी इक्विवेलेंट होगा कितना, अभी तुरंत निकाले थे, एप्सिलॉन और B बाई D इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, ये आया था शायद, ठीक है। सी इक्विवेलेंट यही रहा था, सी इक्विवेलेंट वही आएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्स यहाँ पे कुछ और आएगा। फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, अभी तुरंत बताए थे, कितना, माइनस du बाई डी एक्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, मॉड लगा दीजिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, तो du बाई डी एक्स आएगा। फोर्स तो हमको पहले से ही पता है, फोर्स है इस तरह का, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि फोर्स का वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, कौन सा? Q स्क्वायर बाई 2C वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। Q स्क्वायर बाई 2C के जगह पे लिखेगा एप्सिलॉन और B बाई D इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, ये। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन और B इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी और इसको सॉल्व करें तो Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन और इंटू B, और ये जो पूरा पावर है दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा, उसको ऊपर ले जाइएगा तो बनेगा -1 एक्स इंटू K माइनस 1 का पावर -1, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब इसको ही डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा मेरे पास। तो Q स्क्वायर बाई D, Q स्क्वायर D 2 एप्सिलॉन और B, ये सब कॉन्स्टेंट है। पहले पावर से हम गुना करेंगे और उसी पावर में से घटा देंगे। तो यहाँ पे L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। लेकिन अंदर वाला का डेरिवेटिव करना पड़ेगा चैन रूल से। तो L का होगा 0, x का होगा 1, तो क्या होगा 0 प्लस 1 इंटू K माइनस 1, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, -Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन इंटू B इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1 का पावर 2, ऊपर आ गया मेरे पास कितना, K माइनस 1, माइनस से गुना कर दीजिए तो आ गया Q स्क्वायर D इंटू 1 माइनस K ऑफकोर्स बाई 2 एप्सिलॉन इंटू B इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, उसका क्या आएगा? होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी जो फोर्स आया ऑफकोर्स नॉट कांस्टेंट आया है, बल्कि ये वेरिएबल आया, और वेरिएबल आया तो आपको इसको डोंट रिमेंबर, ठीक है, इसको याद ना करना है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये कैपेसिटर पे चार्ज जो है, चार्ज अगर दिया रहे तो इसको इस फार्मूला से हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिए, याद नहीं करना है। हाँ, ऊपर वाला याद करना है, ऊपर वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं, समझिएगा।
आराम से सवाल है मेरा क्या, आराम से समझिए कि यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे एक पैरेलल प्लेट ऐसे कैपेसिटर है और उसको जो है एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसका ईएमएफ जो है सवाल में दिया हुआ है ई, ठीक है। लेंथ एल दिया है, ब्रेथ भी दिया है और इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम जो है इंसर्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं। ऐसे ठीक है। और इसके प्लेट का जो सेपरेशन है सवाल में दिया हुआ है, जो यहाँ पे इंसर्टेड है वो एक्स लेंथ इंसर्टेड है, ठीक है। ऐसे इतना दूर जो है पूरा इंसर्टेड है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सवाल में दिया हुआ है हमारा, ठीक है, के दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एफ का वैल्यू के दिया है। डाइलेक्ट्रिक का मास दिया है एम, ठीक है। पहला सवाल है, बताइए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहला सवाल, डाइलेक्ट्रिक का एक्सेलरेशन बताइए, बता देंगे। पहले डाइलेक्ट्रिक का एक्सेलरेशन का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स किधर होगा, तो आपको पहले से ही पता है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक को इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, नेट फोर्स आएगा इधर की तरफ, अट्रैक्टिव, ठीक है। नेट फोर्स आएगा ऐसे, नेट फोर्स, ठीक है। और ये नेट फोर्स आप पहले से ही जानते हैं कि दिस नेट फोर्स कैन बी रिटन एज कितना, दिस नेट फोर्स इक्वल टू होता है कितना होता है, बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो ε0b/2d इंटू k - 1 इंटू ई स्क्वायर, ये होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये जो फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है। दिस फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ε0b/2d इंटू k - 1 इंटू ई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास ε0b/2md इंटू k - 1 इंटू ई स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अगेन दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो सारा का सारा जो फॉर्मूला बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, सारा का सारा वैलिड होगा। तो एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ। बताइए कि t = 0 पे ये रेस्ट पे था, ये नहीं दिए हम सवाल में, सॉरी, t = 0 पे ये डाइलेक्ट्रिक रेस्ट पे था, ठीक है। इसको इंसर्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज, छोड़ देते हैं। तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन आगे है, एक्सेलरेशन आगे है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी जो है लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ते जब ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक का लेंथ भी देवल है सवाल में एल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का लेंथ पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक जब पूरी की तरफ कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन क्या वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि उस समय जब एक्सेलरेशन आगे है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो इसके पास एक टेंडेंसी हो गया कि इसको मूव करने का, तो उस समय तो इसके पास वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कैसे होगा अभी बताते हैं। उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक जब आगे जाएगा तो फोर्स लग जाएगा पीछे, तो एक्सेलरेशन भी आएगा पीछे, और वेलोसिटी रहेगा आगे, तो लगातार उसके बाद तो वेलोसिटी घटेगा ना। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी घटेगा, और घटते एक ऐसा समय आएगा जब डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया ना, डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से ये आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से पीछे होगा, क्योंकि फिर डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो फिर से इसकी वेलोसिटी इसका लगातार बढ़ेगा, फिर से पूरे के पूरे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाएगा, फिर से इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी,
घटेगा और घटते 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 जीरो होगा, ठीक है ना, फिर से यही पोजीशन पे आएगा। तो सवाल है हमारा दूसरा सवाल है, बताइए, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो डाइलेक्ट्रिक का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाएगा। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है कितना? L माइनस एक्स। कितना? L माइनस एक्स। जब L माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी? मीडियम। वो पूरी तरह क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। उस समय तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, समझ गया ना? उस समय सबसे ज़्यादा होगा जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ऐसे, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो पूरी तरह ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पूरा इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। तो उस समय जो वेलोसिटी होगा सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसको तो कितना डिस्टेंस आना पड़ा? इतना ही ना, L माइनस एक्स। पहले से एक्स तो पहले से ही इंसर्टेड था, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा कितना? डेल्टा एक्स बराबर L माइनस एक्स। फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला तो सारा का सारा वैलिड ही है यहाँ पे, तो फॉर्मूला यूज कीजिए। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले से पता है 0। एक्सलेरेशन देखिए लिखा हुआ है एप्सिलॉन b बाई 2md इंटू k माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट है L माइनस एक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया मेरे पास, कितना आ गया? तो ऑफकोर्स वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा और आगे मेरे पास एप्सिलॉन और b बाई m इंटू डी इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इंटू L माइनस एक्स इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक आगे जाएगा तो फोर्स लग जाएगा पीछे ऐसे। अभी यहाँ पे नेट फोर्स कितना है डाइलेक्ट्रिक पे? नेट फोर्स 0 है। नेट एक्सेलरेशन कितना है? नेट एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे जाएगा तो इस पर फोर्स लग जाएगा डाइलेक्ट्रिक पे पीछे, जिसकी वजह से लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगा और घटते घटते कितना होगा? 0, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का वेलोसिटी जैसे ही इससे आगे जाएगा, समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक जो है जैसे ही इससे आगे जाएगा ऐसे डाइलेक्ट्रिक जैसे ही आगे जाने का प्रयास करेगा तो इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लग जाएगा ऐसे। बताओ वेलोसिटी किधर? आगे, और फोर्स पीछे, माने एक्सेलरेशन पीछे। तो लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगा और घटते घटते कुछ समय के बाद फिर से जो है यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। कितना इंसर्टेड रहेगा? x, ठीक है, ऐसे। अब बाकी जो बच जाएगा ये वाला L माइनस एक्स, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब फोर्स लगेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, वेलोसिटी 0, ठीक है। यहाँ पे इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे नहीं बनाए हम, वैसे भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? फोर्स है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, लगातार इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगा, फिर से पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे आएगा, तो फिर से उस समय वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। फिर से डाइलेक्ट्रिक जैसे ही आगे जाएगा तो फिर से फोर्स लगेगा पीछे, जिसकी वजह से फिर से इसकी वेलोसिटी घटेगा और फिर से घटते 0 होगा। फिर से ये एक्सेलरेशन जो है अंदर डाइलेक्ट्रिक रहेगा। तो इस तरह से जो है ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल है कि इसका टाइम पीरियड बताइए कितना होगा, ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड बताइए। तो तीसरा सवाल है हमारा कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इस ऑसिलेटरी मोशन का क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। बता देंगे, सब बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है? एक चक्कर लगाने का मतलब ये है कि पहले ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे था, डाइलेक्ट्रिक पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे था, देखिए ऐसे, जो सेपरेशन कितना था? x था। कुछ समय के बाद ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर आ गया ऐसे,
फिर ये डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर आ गया ऐसे ऐसे, फिर ये डाइलेक्ट्रिक फिर यहाँ पर आ गया ऐसे, ठीक है ऐसे, अब फिर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर आ गया ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय होगा वो हमको बताइए। तो सिंपल से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने का समय क्या होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, ये डाइलेक्ट्रिक, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का समय बताइए। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी तरह कैसे कितना समय में इंसर्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, यहाँ से यहाँ तक जाने का t, प्लस फिर से यहाँ से यहाँ निकलने का समय फिर t, तो कितना हो गया 2t। फिर से ये नीचे इधर आया, फिर से यहाँ पर आया तो हो गया 3t, और फिर से यहाँ पर आ गया तो 4t। तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 40 हो गया। तो हम टोटल 40 टाइम पीरियड हो गया। तो एक काम करते हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का समय देख लेते हैं ऐसे, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट L-x कवर करने में समय देख लेते हैं कितना है, ठीक है L-x, उसको 4 गुना कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो बताइए, तो ये टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, डेल्टा x बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, आपको L-x होने वाला है। u 0 है, टाइम नहीं पता, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन पता है हमको कितना है, एक्सेलरेशन पता है कितना था ε0b/2md, ठीक है, इंटू k-1 इंटू e², ये था इंटू कितना t²। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा L-x, 4 से गुना कीजिए 4 इंटू md बाई ε0 इंटू b इंटू k-1 इंटू e², और उस पर क्या लग जाएगा रूट। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू आ गया मेरे पास 4 इंटू L-x इंटू m इंटू d बाई ε0 इंटू b इंटू k-1 इंटू e² पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1/e। ये हो गया हमारा समय, ठीक है ना। ये समय आ गया जब वो क्या होगा, ये वाला जो डाई इलेक्ट्रिक है यहाँ से उठ के वो यहाँ पर जाएगा। हमको तो टोटल टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड हो जाएगा t = 4 इंटू टी, तो 4 से गुना कर दीजिए तो 4 इंटू √4 इंटू L-x इंटू m इंटू डी बाई ε0 b इंटू k- इंटू 1/, ये हो गया मेरे पास आंसर, ठीक है ऐसे, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा सवाल जिसमें हम सारा का सारा चीज़ जो है आपको बता दिए, ठीक है। अगले वीडियो में जो है हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।